हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसेस में। आइए देखते हैं भारत की आधुनिक हिस्ट्री के बारे में। आधुनिक इतिहास के बारे में देखते हैं। उसमें चैप्टर 3 तक करवा दिए थे। चैप्टर 4 का पार्ट 1 कवर करवा दिए। ये पार्ट 2 है। स्पेशली बिहार टीचर और बीपीएससी 69 बीपीएससी के जो पीटी होने वाला है उसके लिए देख रहे हैं। तो यहाँ से हम 50 क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। 51 क्वेश्चन से हैं। आप लोग क्रॉनिकल में है तो थोड़ा सा देखते जाइएगा। पहले 1 2 3 4 ऐसे करके वीडियो देख लीजिए, यहाँ से समझ में आएगा। अब अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? तो अवध को हटा दिया गया था, क्योंकि माल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से उसको हटा दिया था। कि वहाँ पर बोला गया था कि बहुत ज़्यादा यहाँ की जनता को दुख और ये हो रहा है, इसके वजह से वहाँ के शासक को हटा दिया गया था। भारत ब्रिटिश शासन के दौरान राजसी राज्यों के विलय के क्रम पर विचार कीजिए। जैसे है कौन कब विलय किया गया? तो इसमें झांसी को कब किया गया? तो 1853-54 में। और इसके बाद है सतारा को 1848 में। उसके बाद संबलपुर है। तो आंसर होगा पहले सतारा होगा, उसके बाद झांसी होगा, उसके बाद संबलपुर होगा। लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो प्रथम शिकार सबसे पहले सतारा हुआ था। कब? 1848 ईस्वी में। जेम्स एंड्रू रेंजो भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था। लॉर्ड डलहौजी 1848 में अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, और गवर्नर जनरल बनकर 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रू ब्राउन रैमजे था। अंग्रेज द्वारा सिंध का विलय का संपन्न हुआ था। तो सिंध का विलय लॉर्ड एलम्ब्रोक के समय हुआ था। लॉर्ड एलम्ब्रोक का शासनकाल था 1842 से लेकर 1844 तक। 56 नंबर क्वेश्चन है। सिंध पर ब्रिटिश का कब्जा कब हुआ था? तो सिंध पर ब्रिटिश का कब्जा 1843 ईस्वी में हुआ था। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो सिक्किम पर भारत का विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था। सिक्किम जो नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य था। उसके राजा पर यह दोष लगाया गया था कि उसके 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुष्व्यवहार किया था, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य को कुछ दूरवर्ती प्रदेश, और जिसमें दार्जिलिंग भी शामिल था, उसको भारत में मिला लिया गया था। निम्नलिखित में कौन अवध का ब्रिटिश रेसिडेंस था जब अवध ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो जेम्स ऑटरम उस समय का रेसिडेंस था। 1854 के आसपास कैप्टन सिल्मे के स्थान पर जेम्स ऑटरम को अवध का ब्रिटिश रेसिडेंस बनाया गया था। उसने कहा था कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित हो गया था और जनता की अवस्था बहुत ही शोचनीय है। ऑटरम की रिपोर्ट फरवरी 1856 में अवध की अधिग्रहण के आधार बनाया गया था, और 1857 में विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेसिडेंस हेनरी लॉरेंस था, जो विद्रोही के हाथों मारा गया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। कब? तो 1853 के समय। प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो बम्बई से थाने के बीच में हुआ था। भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू कब हुई थी? तो 1853 में।
किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा आरंभ किया था? तो इंडिया ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। ब्रिटिश भारतीय राज का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था? तो सबसे अंतिम विस्तार हुआ था डफरिन के समय में। 1885 में तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध होता, उसमें 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था, और जो ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था, इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था, और इसी लॉर्ड डफरिन के समय में INC का गठन होता है 1885 में। पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट 1845 के दौरान स्वरूप देने वाले थे कौन? तो लॉर्ड डलहौजी। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे कौन थे? तो डलहौजी। डलहौजी पूर्व सार्वजनिक निर्माण के कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्यों के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में, शासनकाल में। जो 1800 लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से कब था? तो 1856 से लेकर 1862 तक। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और फर्स्ट वाइसराय थे, और इसी ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ था इसी के शासनकाल में, और इस अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूप और प्रस्तुत किया गया था। इस समय अधिनियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध माना गया था, और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए थे। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 की महान क्रांति के सबसे परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की घोषणा पत्र। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। निम्न में से कौन भारत के प्रथम वायसराय थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर किसने सुनाया, कहाँ सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में। यहाँ देख सकते हैं UPPSC का क्वेश्चन है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित किया था? तो 1858 के समाग्री घोषणा में। महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुआ, और दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई कि इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रतिनिधि को भी व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया, और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न स्थिति से बचाव के लिए उसका प्रयोग करने हेतु उन्हें तैयार किया गया, और विजय विलय की नीति पूर्णतः परित्याग कर दिया गया, और देशी राज्यों को के शासकों और उत्तराधिकारी को गोद लेने की अनुमति दे दिया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत में सामग्री नियुक्त किया गया तो कब? 1877 में। रॉयल टैक्स का एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया, और इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया 1 जनवरी 1877 को दिल्ली के दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया, और इस प्रकार सम्राट एडवर्ड 7 को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज 5 को 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा का समाप्त किया था? तो दास प्रथा का समाप्त किया था लॉर्ड एलम्ब्रोग ने। कब? तो 1843 के एक्ट के तहत। निम्न युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देख सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये
एक सही सॉरी कौन सा एक सही सुमेलित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के लिए, परमानेंट सेटलमेंट के लिए, ये सब गलत है। लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड कैनिंग डफरिन था। तिहत्तर नंबर क्वेश्चन है, किसका सुमेलित सही नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त के लिए सही है, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि के लिए सही है, लॉर्ड डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत के लिए सही है, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रिय के लिए गलत है। ये अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, परमानेंट सेटलमेंट जिसको कहते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, जिसको सब्सिडी, इसको परमानेंट सेटलमेंट, इसको सब्सिडरी अलायंस कहते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय एंग्लो मराठा वार के समय लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड विलियम बेटिक 1829 में 17वां रेगुलेशन एक्ट के लिए थे। ये सही है, एक गलत है। द्वितीय एंग्लो मराठा वार कब से कब तक होता है? तो 1803 से लेकर 1805 तक। उसके बीच में लॉर्ड वेलेस्ली रहते हैं, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल रहता है 1813 से लेकर 23 तक। पेशवा को कब समाप्त किया गया था? तो पेशवा को 1818 में समाप्त किया गया था। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राजपूताना को देशी रियासतों के साथ 1817 से 18 में अधीनस्थ संधि से की बातचीत की थी? तो चार्ल्स मेटकाफ ने बात की थी। राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 के अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेटकाफ ने की थी। और लॉर्ड हेस्टिंग ने राजपूताना पर ब्रिटिश सार्वभौमता तथा मराठों की पिंडारियों के प्रति राजपूतानों की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेसिडेंस चार्ल्स मेटकाफ को वार्ताकार बनाया था। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है, वेलेस्ली सहायक संधि, सर जॉन सर एंग्लो नेपाल युद्ध के लिए नहीं है, यहाँ पर हेस्टिंग होगा, ये नहीं था। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय एंग्लो मराठा वार के लिए सही है। कौन सही सुमेलित है? एलम्बरो अवध की विलीनीकरण के लिए गलत है ये। लॉर्ड डलहौजी सिंध की विलीनीकरण के लिए गलत है ये। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ एंग्लो मराठा वार के लिए ये सही है। और सर जॉन सर तृतीय एंग्लो मराठा वार के लिए सही गलत है यहाँ पर। अब देखिए लॉर्ड एलम्बरो सिंध का अंग्रेजी राज में अगस्त 1843 में विलय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी कुशासन के आरोप में 1856 में अवध को विलीनीकरण किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसके लिए होगा, ये इसके लिए होगा। वेलेस्ली चतुर्थ एंग्लो मैसूर वार के लिए था, जो 1799 के आसपास टीपू सुल्तान यहाँ पर मारा जाता है। कब? 1799। हेस्टिंग तृतीय एंग्लो मराठा वार के लिए 1817 से 18 के बीच में हुआ था। ये तृतीय एंग्लो मराठा वार 1817 से लेकर 1818 के बीच में हुआ था। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड डलहौजी अवध के विलीनीकरण के लिए सही है। कब? तो 1856 में। डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए कब? तो 1805
1885 में। विलियम बेंटिक चार्टर एक 1833 नियम के पारित होने के लिए सही है। लॉर्ड लिटन प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध के प्रारंभ होना गलत है। ये एंग्लो अफगान युद्ध कब होता है? तो 1839 से लेकर 42 के बीच में। उस समय का गवर्नर जनरल ऑकलैंड था। लिटन के समय द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध होता है कब? 1878 से लेकर 80 के बीच में। और इस प्रकार विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन चतुराई निष्क्रिय की नीति से जुड़ा है? चतुराई निष्क्रिय से जुड़ा है जॉन लॉरेंस। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणीयता की नीति पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी एंग्लो अफगान संबंधों से संदर्भ में लॉर्ड एलम्बरो के काल में प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थरबुक के काल तक चलती है। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में 1864 से 1869 में एक नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो अंग्रेजों के समय भारत का प्रथम जनगणना लॉर्ड मायो के काल में हुआ था। कब? तो 1872 के आसपास। और लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना होने लगा। कब? 1881 के समय से नियमित 10 वर्षों के दौरान होने लगा। 83 में वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? तो लॉर्ड मायो था। और रिपन के समय नियमित होने लगा। कब? 1881 में। कब? 1872 में। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी ने की थी? तो लॉर्ड मायो को। किसने? तो आदिल शाह अफगान था, एक आदिल शाह नाम के अफगान था, उसने किया था। वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में किसका हुआ था? तो लॉर्ड मायो का हुआ था। अफगान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लिटन था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाली तक रहा था? तो यहाँ पर कर्जन होगा। यहाँ देख सकते हैं लॉर्ड कर्जन का शासनकाल है कब से कब तक था? तो 1899 से लेकर 1905 तक। इसी समय बंगाल विभाजन होता। लॉर्ड रफरिंग का 1884 लेकर 88 तक। हार्डिंग का 1910 से लेकर 16 तक। मायो का 1869 से 1872 तक 3 वर्षों का। भारत में स्थानीय स्वयंशासी संस्था 1882 में सशक्त की गई। कब? तो लॉर्ड रिपन द्वारा। स्थानीय स्वायत्ता शासन की किसने प्रोत्साहित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। इसको फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इलवर्ट बिल का विवाद किससे संबंधित है? तो भारतीय को हथियार लेकर चलना गलत है। भारतीय भाषा के प्रकाशित होने वाले सब गलत है। यूरोपीय लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय के न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता की हटाया जाना कथन सही है। 92 नंबर क्वेश्चन है, किस पदावधि में महिला तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटे को समाप्त करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अधिकरण किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। फैक्ट्री एक्ट 1881 में औद्योगिक कामगारों को मजदूरी नियमित करने के लिए और कामगारों की मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन की संगठित करने वाला
अग्रणी थे। तो केवल 2 नंबर आंसर होगा, गलत होगा। निम्नलिखित में से किससे भारत के स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। इसी को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन द्वारा, ये गलत है। स्थानीय स्वशासन रिपन द्वारा किया गया था। सहायक संधि वेलेस्ली द्वारा। राज्य अपहरण नीति डलहौजी द्वारा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी। अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस द्वारा। क्लाइव, वेंटिक, चार्ल्स मेटकाफे और कर्जन। क्लाइव क्या होगा? बंगाल में दोहरा शासन। कर्जन बंग विभाग। बी सी। विलियम बेंटिंग। इसके बाद देख सकते हैं विलियम बेंटिंग क्या? डी नंबर, अंग्रेजी शिक्षा पर। उसके बाद ए नंबर, सी डी ए बी। लॉर्ड डलहौजी व्यापक सिद्धांत। डी। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध। रिपन बी नंबर। कर्जन बंगाल विभाजन। डी ए बी सी। डी ए बी सी ए नंबर। 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से सम्मिलित हैं? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट। लॉर्ड वेलेस्ली अस्थायी बंदोबस्त। एलम्बोरो सिंध की विलय। और लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान। ये सब गलत है, ये सही है। एलम्बोरो इस समय 1847 में सिंध का विलय किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुआ था? तो कर्जन के काल में हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी किसके काल में? कर्जन के काल में। निम्नलिखित में किससे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो औरंगजेब से किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। इसमें कौन पहले है कौन बाद में है, थोड़ा सा दीजिए। कर्जन 1888 लेकर 1998 से लेकर 1905 तक रहा था। चैम्सफोर्ड रहा, इरविन रहा, हार्डिंग रहा। हार्डिंग रहा था कब? 1910 से लेकर 1916 तक। ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे कर्जन 1899 से 1905 तक, हार्डिंग 1910 से 16 तक, चैम्सफोर्ड 1916 से 21 तक, इरविन 26 से 31 तक। ये सब थोड़ा एक जगह नोट बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कर्जन ने प्रांतीय सीमा को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था। तो ये दोनों कथन सही है। फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी किसने? तो कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों ने। फूट डालो राज करो की नीति कर्जन और मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था और कर्जन ने शासनकाल में ब्रिटिश सरकार के स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक थे और हिंदी विरोधी की नीति अपनाई थी। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था और बंगभंग का उद्देश्य प्रशासन की असुविधा
उत्पन्न करना नहीं था जिसे दावा किया गया था, बल्कि उसे दो स्पष्ट उद्देश्यों हिंदू मुस्लिम के लड़ना और दूसरे नव जागृत बंगाल का चोट पहुंचाना था। मुझे विश्वास है कि अंग्रेज अपने विनाश की तरफ जा रहा है और मेरी यह इच्छा है कि कांग्रेस भारत में रहते ही इस शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूंगा। किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसके बारे में? तो इसके बारे में, INC के बारे में। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल का व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उनसे कांग्रेस के विरुद्ध करने का इस्तेमाल किया गया था? तो लॉर्ड मिंटो। 1805 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म आता है, उसमें ये किया गया था 1905 के बाद 1909 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय थे? तो लॉर्ड रिपन रीडिंग यहूदी वायसराय थे। लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेकर 1926 तक भारत के वायसराय रहते। इसी के समय चौरी चौरा कांड होता है, स्वराज पार्टी का गठन होता है, रॉलेट एक्ट का निरसरण होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के समय में नहीं है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय में गलत है, सही है। एल्बर्ट बिल रिपन के समय में सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा आया था, पारित किया गया था। इस अधिनियम को मुंह बंद करो वाला अधिनियम भी कहा गया। सरकार अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के अपराध में संबंध पत्र को चेतावनी दे सकती थी अथवा उसे जमानत ले सकती थी, जमानत को जब्त कर सकती थी, और यदि यह अपराध पुनः किया जाता तो सरकार छापे खानों को भी जब्त कर सकती थी। अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम के विपरीतगामी और असंगत तथा भारत के भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ठक्का दमन विलियम बेंटिक द्वारा सही है। एल्बर्ट बिल रिपन द्वारा, रिंग ऑफ फेंस नीति हेस्टिंग द्वारा, वर्नाकुलस कर्जन द्वारा नहीं, लिटन द्वारा होगा। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली का हस्तांतरण किसके काल में हुआ? तो इसके काल में, हार्डिंग के द्वारा काल में। एक 114 नंबर क्वेश्चन है, चुक का सिद्धांत या हड़प नीति किसके द्वारा किया गया था? हड़प नीति डलहौजी द्वारा, बंगाल विभाजन कर्जन द्वारा, बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव द्वारा, और सामाजिक सुधार बेंटिक द्वारा। तो आंसर सी नंबर होगा। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1873 के अधीन बी नंबर है। ये सूची मिलाने वाला है। और भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय इंडिया काउंसिल 1858 के अधीन गवर्नर जनरल और सम्राट के प्रतिनिधि। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिलाना, कोड से मिलाना है। तो इसका आंसर ये का 3 होगा। ए का 3, बी का 2 जेम्स एंड्रू ब्राउन रैमजे डलहौजी का अर्ल और मार्किस था। संबलपुर, यहाँ देख सकते संबलपुर को 1849 में, सतारा को 1848, अवध को 56 में, झांसी को 54 में अपने अंदर मिला लिया गया था। विचार कीजिए कि कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम का विलय, पंजाब का विलय, झांसी का विलय, बर्मा का। तो सिक्किम का विलय कब किया गया था? पंजाब का कब? बर्मा का कब? तो सबसे लास्ट में बर्मा होगा।
सिक्किम का विलय 1817 में, पंजाब का विलय 49 में, झांसी का विलय 54 में, बर्मा का विलय 86 में। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वायसराय के कारण में भारतीयों को राय बहादुर खान बहादुर को उपाधि प्रदान करना प्रारंभ किया था? तो ये 1857 के विद्रोह के समय सहायता करने वाली देशी शासकों और जमींदारों के आदि ने अपना विश्वास पत्र बनाने के लिए उन्हें उपाधि और खल अत भूमि अनुदान ऋण माप आदि सुविधा प्रदान की जाने लगी थी। इसे हिंदुओं को दी जाने वाले प्रमुख उपाधि राय बहादुर, मुस्लिमों को और पारसियों को दी जाने वाले समक्ष उपाधि खान बहादुर खान 1859 से 1860 में इन उपाधियों के दिए जाने का साक्ष्य मिलते हैं। ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 4 का पूरा। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस होकर देखिएगा। अगले जल्द ही चैप्टर नंबर 5 ब्रिटिश शासन और भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव लेकर आएंगे।